हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वैसे तो अक्टूबर में जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उस वक्त से हालात खराब होना शुरू हुए थे। लेकिन वो उन लोगों के दरमियान, यानी हमास वर्सेस इसराइल जंग थी, या जो कुछ भी उसके बाद हमें देखने को मिला। मिडल ईस्ट में डर था कि हालात खराब हो सकते हैं, सीरिया में, इराक में, क्योंकि सीरिया बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के साथ। और फिर ईरान के एम्बेसी के ऊपर जब अटैक हुआ, उससे पहले भी हम अक्सर ईरान के हवाले से सुनते रहते हैं, इसराइल के बारे में, स्पेशली अमेरिका के बारे में। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि शायद ये मतलब ये वाली बातें शायद पाकिस्तान में ज्यादा होती है, बट मैंने जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा ये ईरान में होती हैं। इसकी वजह क्या है? कि क्या मतलब आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या क्या है? या फिर अपने लोगों को ये बात समझाना कि देखें, हम तो उनके खिलाफ लड़ते हैं। अभी रिसेंटली ईरान ने अटैक किया, उसका फायदा क्या हुआ ईरान को? हालांकि आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे बड़ा एक मजाक किस्म का वो सारा कुछ लगा जो ईरान ने किया। फेस सेविंग करनी थी तो किसी और तरीके से करते। ना तो आप इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, ना आप उनको अमेरिका के जरिए, ना यूनाइटेड नेशन के जरिए उनको रोक सकते हैं। और फिर लोगों को बताते हैं कि जी हम तो उनके ऊपर हमला करके, और हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि हमारे पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी मुझे खुशी हो रही है, एक मजाक चल रहा है उन अटैक्स का। कल पूरा दिन मैंने ये चीज देखी, मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल्स पे लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया कि वहां के जो प्रेसिडेंट है वो जा रहे हैं मिसाइल के ऊपर बैठे, और कहते हैं कि मिसाइल्स ने रास्ते में जाते हुए दो तीन जगहों पे चाय भी पी है, दो तीन कंट्रीज में स्टे करके। मतलब ये वैसे नहीं है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। हर किसी को पता है, मैं मतलब डिफेंस का आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे भी पता है कि भाई कौन सा मिसाइल कहां तक जाएगा, कितनी देर में जाएगा, कौन सा जल्दी पहुंचेगा, कौन सा देर से पहुंचेगा, कौन सा ड्रोन जल्दी पहुंच सकता है, कौन सा देर से। खैर एनीवे, इन हवालों से बात करेंगे। लेकिन मिडिल ईस्ट के हालात इसकी वजह से खराब हुए हैं। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई है। क्या यही करना था? ईरान अपने ऊपर से सैंक्शंस हटाने के लिए प्रेशर था उनके ऊपर कि थोड़ा सा अमेरिका या कोई और कहे कि यार इनसे हटवा दो और इनसे तेल वेल खरीदो, या कुछ और था? इस पे आज बात करेंगे। और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई एंड बखैर आगलई आपकी और आपके सभी दर्शकों को। देखिए थैंक यू। थैंक यू। जी जी डॉक्टर साहब। मैं इसमें ना बड़ा खुश हुआ कि ईरान की जो डिस्पेंसेशन है, जितना उसका मजाक उड़ रहा है उतना उड़ना नहीं चाहिए, उनकी ओके। तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि वो चाहते तो डैमेज कर सकते थे, चाहते जी। तो पागलपन दिखा सकते थे। राइट। जो मजाक आज बन रहा है उनका, लेकिन जी उन्होंने जी। उस मजाक से अपने आप को बचा लिया जिसमें लाखों लाशें बिछ जाती। ये बिग थिंग है। देखिए ये मजाक एक बार हमारे, आप इसको इसको कायरता कह सकते हो। हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 26/11 का, तो मनमोहन सिंह जी ने अटैक नहीं किया, ठीक है राइट। ना? तो वो आप उसको कह सकते हो कि ये ठीक नहीं था, हम लेना चाहते थे बदला, और बदला लेते तो विभत्सता ही होती ना, डेथ होता, डिस्ट्रक्शन होता। कुछ लोग मुझे इसके लिए क्रिटिसाइज करेंगे, बट उन्होंने रिस्ट्रेंट दिखाया, जी। और उस रिस्ट्रेंट के बहुत रिच डिविडेंड थे, ठीक है ना? राइट। तो मैं इज़राइल ईरान को मैं ये मानता हूँ कि वो चाहते तो डैमेज कर सकते थे। उनको ये भी पता था कि उसका डैमेज का जो रिस्पॉन्स आएगा, उसमें ईरान के पास खड़े होने की ताकत नहीं बचेगी, ठीक है ना? तो परहैप्स उन्होंने एक जिसे कह लीजिए विजडम या सैनिटी का वो दिया। डर कहना चाहें डर कह लें, मैं इसको जानबूझ के उनको डरा हुआ या कायर नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर उन्होंने विजडम दिखाई है किसी भी वजह से, तो जी। इसको एस्केलेट ना करने में भलाई है भैया। कि हम सामने वाले को पोक पोके कि देखे ये डर गए, हो गया, बड़ा बन रहे थे, इससे क्या फायदा है, क्या मिल जाएगा इससे? वो चला ही दे न्यूक्लियर वेपन, या चला ही दे इजराइल के जी। ऊपर बम, और 10-15 हजार लोग मार दें, फिर अमेरिका और रिस्पॉन्स ईरान को तबाह बर्बाद कर दे, क्या फायदा इन चीजों? तो इससे बेटर है कि वो दे मे बी रिडिक्यूल्ड नाउ, बट हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने लेकिन तहम्मुल रखा। जी डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता कि अगर इसराइल मार रहा है फलस्तीन के लोगों को, तो उसकी तकलीफ भी पूरी दुनिया को होनी चाहिए। बहुत जरूरी है, हमास के लोग अगर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो जाने और इसराइल की फौज जाने, लेकिन जो आम सिविलियंस मरे और मर रहे हैं,
जिसके ऊपर ना जो बाइडेन ने कुछ कहा ना किसी और ने। मैं ये कहता हूं कि ईरान को हासिल क्यों क्या हुआ? आपने कहा कि वो नहीं चाह रहे थे कि बहुत बड़ा डैमेज हो। क्या मतलब मैसेज किसको और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे ये कुछ समझ नहीं आ। इसका मैसेज तो हिजबुल्लाह और हमास को लेना होगा। ये वही बात है कि जो आपको कहते हैं कि जाओ तुम जिहाद कर लो, लड़ लो, मर लो, लेकिन उनके बच्चे अमेरिका स्विट्जरलैंड में पड़ रहे होते हैं। ये वही बात जी, जी। कि हमारे घर में ठीक है। आंच ना आए और हम पूरे अरब को जला के राख कर देंगे। जी, जी। ईरान पे आंख ना आए, लेकिन हम अरेबिया को जला के लाख कर देंगे। उसमें हम सेक्टेरियन वायलेंस को फैला करके अरब को राख कर देंगे। जी। ये सबक है ना हिजबुल्लाह को। किस लिए लड़ रहे हो आप? ईरान तो नहीं लड़ा। ईरान के तो दो बार सुलेमानी को मारा था बगदाद में, तब भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। जी। अभी रेजा को उड़ा दिया सीरिया में उनके एम्बेसी में, तब भी कोई रिस्पांस नहीं आया। ये रिस्पांस तो आप सही कह रहे हो कि मजाक ही था, क्योंकि 99% ऑफ तो इंटरसेप्ट ही हो गया मिसाइल। इससे ज्यादा बिल्कुल। सक्सेस है तो गाजा से जो फायर हुआ था उसका था। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो पॉइंट ये है कि मैं इसको ये देखता हूं कि ये बात उनको पता थी कि हम ईरान को, जो उनकी मदरलैंड है, उसको वो मादरे वतन कहते हैं, उसको बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो अरब में आग लगा करके दूर से हाथ सेक रहे हैं। तो ये तो हिजबुल्लाह को और उनके जो उनके नाम पे जो लड़ने मरने वाले ये जो सोल्जर्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप अपने घर में आग उधर क्यों, किसके दम पे लड़ रहे हो? हम्म। इजराइल के सामने आप कोई फोर्स नहीं हो। ओआईसी कुछ नहीं कर पाई। 56 इस्लामिक देश होने का जो वो था, वो कुछ नहीं हो पाया। इस्लामिक आर्मी बनाने की बातचीत की गई थी, मुझे याद है। राहिल शरीफ जी को बुलाया गया था उसका वो बनाने के लिए, हेड सर वो है आर्मी के वो किसने? 43 कंट्रीज है उसमें अंदर। वो तो खैर एक अलग चीज है ना, उसको इस्लामिक फोर्स ना ही कहें तो ज्यादा अच्छा है वैसे, बाय द वे। देखो बना तो इसी, अगर 43 कंट्री हैं तो उनको यूनाइट करने वाला तो या तो भाई नाटो टाइप का कोई सर ऑर्गेनाइजेशन वो बनाइए नाटो या टाइप कुछ। नहीं है वो। वहां पे आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो ओसिस के ऊपर कोई शायद छोटी मोटी कार्रवाई उन्होंने की होगी। उसके अलावा उस मतलब फोर्स का जनरल राहील तो बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, अच्छी खासी, पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स कहते हैं उनको सैलरी मिल रही है, तो उनके मजे लगे हुए वैसे बाय द वे। वो खुश हैं बहुत। और आर्मी का बाय द वे मुझे नहीं, मतलब आज तक आप कहीं से ढूंढ लें आपको कुछ नहीं मिलता उसके हवाले से। कि उनका 7 साल हो गए, मतलब 16-17 में वो फोर्स बनी थी, 7-8 साल हुए। मतलब कुछ तो बंदा कहता है ना कि यार ये उन्होंने परेड कर दी। मैं ये नहीं कहती कि वो इजराइल पे चढ़ दौड़ेंगे, नहीं है, किसी में नहीं है दम। ये वैसी मजाक है। मैं मुझे पता है कि किसी में दम नहीं है, लेकिन फिर भी आप वैसे ही शो ऑफ तो करते हैं ना कहीं पे, जी हमारी ये फोर्स है, इनके पास ये जहाज है, ये टैंक है। तो क्या है ये, किस लेवल? नहीं वो देखिए, मैं बात आपकी समझ रहा हूं, मगर पॉइंट है कि ईरान तबाह हो जाता है। ईरान के ऊपर चूंकि भाई अमेरिका खड़ा हो गया। आज आप देखिए, ये आपको भी पता है कि ये एक नूरा कुश्ती थी, जो ये मिसाइल और ये ये सब था, मेरा ये सर नूरा। पॉइंट है असल में, असल बस ये पॉइंट में वो करना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जबरदस्त। नूरा कुश्ती थी। और उसमें सभी वो सुनक साहब का स्टेटमेंट क्या आ रहा है? हमने वो उनकी मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। इंटरसेप्ट अमेरिका भी किया। कह रहा है हमने अपने डिफेंस सिस्टम से उनकी मिसाइलों को मार गिराया। सभी ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर रहे हैं। और वो यहाँ पे ईरान में कह रहे हमने तो भेजे नहीं, हमने वो वाले भेजे थे जो खराब हो रहे थे, एक्सपायरी डेट थी, उन्हें चला रहे उनको। तो पॉइंट ये सभी सर ब्राउनी तो पॉइंट लेते इसीलिए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मजाक अगर बन रहा है, और मुझे इसलिए क्योंकि मतलब ईरान बड़ा एक मतलब मैं उसके ऊपर नहीं वो कर रहा, वहां की अवाम हो, मतलब जनता है या हुकूमत है, सैंक्शंस के बावजूद एक अच्छी लाइफ वो लोग गुजार रहे हैं। मैं उसके ऊपर नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि ये फिर ये ड्रामेबाजी ना करे। जब पहले जनरल सुलेमानी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी बस खामोश हो जाओ। आपको पता है कि आप नहीं कर सकते, तो जब आप नहीं कर सकते तो फिर आपके पास चुप रहने के अलावा कुछ नहीं होता। या आप अगर किसी और तरीके से प्रेशर डाल सकते हैं, वो डालें। बस मैं, ये मेरा मेन मकसद है। प्लीज हाँ आप तो नहीं, ये तो पाकिस्तान के लिए भी सीख लेने वाली बात है ना, कि अपने घर में मत लाओगे किसी लड़ाई को। जी, जी। आप देखिए वो लड़ रहे हैं, मतलब भाई ये हमास बेसिकली ईरान ही तो है ना। ईरान के सपोर्ट के बिना, पैसे बिल्कुल के ठीक बिना, कह रहे वेपन हैं। के बिना आप नहीं लड़ हिजबुल्लाह सकते। है सर ईरान उनका बैक। हिजबुल्लाह है। लेकिन ये अरबी को ये समझना पड़ेगा, इन अरबियों को जो इनके लिए लड़ रहे हैं, बाकी तो नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि हम्म। ईरान की कई मिसाइलों को तो सऊदी अरेबिया ने न्यूट्रलाइज किया भाई, कि भाई हम इनको नहीं आने देंगे अंदर। जी। तो पॉइंट ये कि यहूदी की तरफ से तो सऊदिया लड़े पड़ा है, अरबी वर्ल्ड लड़े पड़ा है। पॉइंट ये था कि जो मुझे जॉर्डन ने अच्छी, किया सर। जी जॉर्डन ने किया बिल्कुल। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ईरानियंस की, कि उनको अपनी मिट्टी की वैल्यू पता थी। उन्होंने कहा हम फिलिस्तीनियनों के लिए अपनी जमीन को वो नहीं बनाएंगे मुर्दा घर,
हम पैलेस्टीनियों के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं करेंगे। भाई अभी आया था कि उनके यहाँ वो जो रोजा में सारी दुकानें खुली थी, पब्लिक मजे कर रही है, इधर एंजॉय कर रही है। उन्होंने खुद को तो लिबरल बनाया हुआ है, ऊपर से वो दिखाते रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में जाकर के वो जो हिजबुल्लाह के फॉर्म में मिडिल ईस्ट में जो इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं, वो उनको समझना पड़ेगा। तो आई थिंक अ बिग इसे कह लीजिए कर्टन हैज बीन रेज्ड कि भाई ये जो करते हैं ईरान वाले, या जो बोलते थे ईरान एक ताकत है, हम बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो खैर पंक्चर हो गई थ्योरी। वो पूरी थ्योरी ही पंक्चर हो गई, क्योंकि भाई देखिए फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव इजराइल ने बिल्कुल वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया जब उन्होंने आपके जॉर्डन के कुड्स फोर्सेस के जो चीफ थे उनको ही उड़ा दिया। इट वॉज एन अटैक, इट वॉज एन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बट आपने कुछ नहीं किया जी। तो इसका ये मतलब था कि इतने दिन से जो आप गीगल भपकी दे रहे हो वो आप खुद भी करना नहीं चाहते। मैं उसके लिए वेरी फिर राइट, ईरानियंस की तारीफ करूंगा कि आप कहते हो पर करना नहीं चाहते, और लोग एब्सोल्युटली आपका राइट मजाक सर। उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तारीफ की जानी सर चाहिए। कागजी अपने शेर शक्ल है और ये जान वैसे, दिखाएं। बाय द वे, हाँ जी, कागजी शेर। देखिए ऐसे ना कहें कागजी शेर। क्या होता है शेर? वो जो लड़ जाए, 10 लोगों को सर मार दे, क्या मतलब ये होता है? नहीं है, मैं कहता हूं ना लड़े, मैं तो कहता हूं सर ना लड़े, डिस्टेबलाइज ना करें इस रीजन को। या तो आप हाँ, इसराइल को रोक सकते, आपके अंदर इतनी ताकत होती कि वो फलस्तीन वाला सब कह रहे। पोप का कल मैंने वो सुना है, स्पीच सुनी है, वो कह रहे कि भाई टू नेशन के ऊपर, टू स्टेट के ऊपर पोप ने कहा है। मैं ये तो नहीं कहता, बाकी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। मैं कहता हूं आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि इसराइल को कहते चले जी, जो हो गया सो हो गया, आप आगे जाके इस चीज को रोक दें। सर आपके पास वो किसी किस्म की ना डिप्लोमेटिक पावर है आपके पास, ना डिफेंसिव पावर है आपके पास, ना कोई और है। वो आपका बंदा कड़का देते हैं, जनरल सुलेमानी को आपका उड़ा के रख दिया उन्होंने इराक में, आपकी एम्बेसी को उड़ा दिया सीरिया में, अब बाकी आपके एक साइंटिस्ट को मार दिया उन्होंने, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को शायद तेहरान में। सर आप फिर ये जो ड्रामा है ना, मैं कहता हूं ड्रामा खत्म कर दे। आप कहें कि हम अपने आप को स्ट्रांग करेंगे, लेकिन और इन्फ्लुएंस भी करेंगे। इसराइल सऊदी अरेबिया को क्यों कुछ नहीं कहता, यूएई को क्यों कुछ नहीं कहता? उनको पता है कि ठीक है सऊदी अरेबिया के पास उस तरह का डिफेंस नहीं है, लेकिन उनको पता है कि उनके लिए बाकी लोग खड़े होंगे, ईरान के लिए क्यों नहीं? नहीं बिल्कुल वो उनको पता है कि ईरान के लिए लोग खड़े होंगे या सऊदी अरेबिया के लिए खड़े होंगे। पॉइंट ये था जो मुझे समझ में आता है कि वो एक मेरे ख्याल से पैलेस्टीनियंस के थ्रू जो एक इस्लामिक आइडेंटिटी की लड़ाई चल रही थी कि भाई जी। हम जो एक शिया जो डोमिनेंस वर्जन है, वो सेक्टेरियनिज्म की लड़ाई थी जो वो पैलेस्टीनियन के थ्रू लड़ रहे थे, रादर देन फॉर पैलेस्टीनियन। उनको पैलेस्टीनियन से कोई प्यार नहीं था, ये प्रूफ हो गया आज। अगर आपको प्यार होता ना तो आपने इसका रिटेलिएशन करना था कि हम बर्बाद भी हो जाएंगे तो हम करेंगे। लेकिन वो किसी तरीके से अरब्स को डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं, अरबिक पेनिनसुला को वो डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं, जो मेरी समझ में आता है। वरना हिजबुल्ला, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेज आप पाल रखे हो, और आप पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हो जैशे अदल के ऊपर। बिल्कुल आप खुद जो काम कर रहे हो वो काम अगर पाकिस्तान में कोई फोर्सेज कर रही है तो आप कह रहे हो इनको रोको। तो यार बिल्कुल कम से कम डबल स्टैंडर्ड तो ना रखे ना। अगर आपको जैशे अदल नहीं पसंद है तो फिर हिजबुल्ला कैसे लेजिटिमेट एक फोर्स ऑफ वो हो सकता है मिलिटेंट? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो ईरान का था, इट हैज बीन पुल्ड आउट। बट मैं फिर तारीफ करूंगा ईरान की। जी। चलिए आपको बड़ा मजाक का वो होना पड़ा, लेकिन आपने हजारों जानें बचा ली, अपने ही लोगों की बचाई। आपने सही। कईयों को ईरान में मरवा दिया, अरे इसराइल में मरवा दिया, गाजा में मरवा दिया, लेकिन कम से कम इतनी तो समझ में आई कि अपने ईरानियंस की लाइफ आपने बचा ली। एंड आई गेस देयर इज अ लेसन फॉर पाकिस्तान कि दूसरों की लड़ाई अपनी मत बनाओ, अपने घर में मत लड़ाओ। ये तो कम से बिल्कुल कम ईरान को क्रेडिट दीजिए ना कि लड़ाई वो लड़ रहे हैं लेकिन अपने घर में नहीं लड़ रहे हैं। कोई ईरानियन को वो रेडिकलाइज नहीं कर रहे हैं। ईरानियंस को वो कोई एकदम से अपने पूरे के पूरे मुल्क में स्कूल कॉलेज बंद करके और उसको उन्होंने कोई मदरसा में नहीं तब्दील कर दिया है। ये तो क्रेडिट दीजिए ना, उनका मॉडर्निटी है। सारी दुनिया के यूट्यूबर्स जब ईरान के अंदर गए तो वो हैरान हो गए कि भाई रोजा में जहां पे सन्नाटा फंसा होना चाहिए वहां उनकी दुकानें खुली हुई हैं दिन में, और लोग जो है वो मजे मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। वो लोग शॉक्ड हो गए कि ईरान से तो हमें ये उम्मीद ना थी। तो आप अपने लोगों को कुछ और बना रहे हो और दूसरे के लोगों को कुछ और बना रहे हो। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इनका फेलियर है ना, ये ईरानियन रिवॉल्यूशन के लिए 2.0 के लिए इसने नींव रख दी। क्योंकि जो वहां के ये जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको बहुत बड़ा वो लेजिटिमेसी मिलेगा कि देख लो ये तो करने वाले ये भी कुछ नहीं है जिसका तुम्हें वो चूरन चटाए पड़े कि हम इस्लाम के नाम यस पे इसराइल को खत्म कर देंगे। उनको बहुत एग्जैक्टली। बड़ा इम्पेटस मिलेगा।
और एग्जैक्टली। ईरान आने वाले 10 साल में डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये मैं आपको लिख करके दे दूं, बिकॉज द पॉपुलेशन हैज ऑलरेडी डेमोक्रेटाइज, सिर्फ रूलिंग एब्सोल्युटली। डिस्पेंसेशन है जो नहीं हुई है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इंडियन स्टांस के ऊपर बात करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ईरान के साथ और इसराइल दोनों के साथ बड़े क्लोज रिलेशंस हैं। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के ईरान के साथ नहीं है। अभी 22 ऑफ अप्रैल को प्रेसिडेंट आ रहे हैं ईरान के पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पे, तो नो डाउट कि है उनके फॉरेन मिनिस्टर अभी होके गए हैं, सऊदी अरेबियन फॉरेन मिनिस्टर अभी इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये सारी चीजें हो रही, लेकिन क्योंकि दोनों के साथ, इंडिया का तो दोनों के साथ है, हमारा तो चले इसराइल के साथ नहीं है कोई किसी किस्म का ताल्लुक, लेकिन इंडिया का दोनों के साथ और बड़ा क्लोज है। तेहरान हो या टेल अवीव हो, क्या मतलब जिसे कहते हैं कि क्या स्टांस हो सकता है, क्योंकि वो दोनों को, मैं तो ये नहीं कहता कि वो इसराइल को गलत कहेगा, ईरान को ठीक कहेगा, ईरान को ठीक कहेगा, इसराइल को गलत कहेगा। आई थिंक मेरी सोच है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, बाकी जो डिस्पेंसेशन में है वो क्या सोच सकते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा कि इंडिया इसमें कोई रोल ना प्ले करे। इंडिया शुड स्टैंड आउटसाइड ऑफ दैट, वो जो न्यूट्रल, ईरान के साथ भी रिलेशन है उनसे साथ भी रखे, अपना इंटरेस्ट देखे, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड में पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग नहीं हुआ है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, या ये दोनों का मिक्स है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और जहां पे अगर रिलीजन आ जाता है तो फिर अगर आप इंडिया जाकर के वहां गुड ऑफिसेस को देने की कोशिश करेगा तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि आप किसी के कल्चर को नहीं ऑल्टर कर सकते। अगर आप किसी को एक पर्टिकुलर तरीके से देखते हो तो मेरे गुड ऑफिसेस करने से आप उसको देखने का तरीका नहीं बदल दोगे। पंजाबी और पठानियों के बीच में जो एक दूसरे को देखने का तरीका है वो गुड ऑफिसेस से नहीं बदली जा सकती, वो आपस में ही जब उनके पास में चीजें होंगी, जैसे हमारे यहाँ बिहारियों को पूरा इंडिया वाले देखते हैं, या बिहारी इंडियन को कैसे देखता है, या एक तमिलनाडु और कर्नाटक में जो नदी को लेकर डिस्प्यूट है, वो चीजें जो है वो गुड ऑफिसेस से नहीं होती, बिकॉज इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द कल्चर। तो मैं वही कहूंगा कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें गुड ऑफिसेस नहीं की जा सकती। यूक्रेन और रशिया में किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट नीड्स पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द कंट्रीज। आपको डेमोक्रेसी होना पड़ेगा। एक कंट्री डेमोक्रेसी है, दूसरी थियोक्रेसी है, थियोक्रेसी किसी और को सही मानती नहीं है। तो आई थिंक इंडिया शुड रिमेन आउटसाइड द सीन। जो काम है वो यूरोपियंस को और अमेरिकन को करने दीजिए। हम ना तो ईरान से दुश्मनी लेने जा रहे हैं और ना तो हम इजराइल से दुश्मनी लेने बहुत जा रहे अच्छा। हैं। वी आर फ्रेंड्स टू बोथ। एग्जैक्टली exactly. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इन फ्यूचर, या उसका फ्यूचर क्या आपको नजर आ रहा है? जैसे ही मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ होता है तो एकदम से, जैसे ऑयल प्राइसेस और बाकी चीजों के अंदर, हम और आप, ना हम यूक्रेन रशिया वॉर से आपका डायरेक्टली ताल्लुक है, ना पाकिस्तान का है, ना बांग्लादेश का है, ना श्रीलंका का है, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक हम और आप, हम सब भुगत रहे हैं, बल्कि शायद पूरी दुनिया भुगत रही है। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में अगर कुछ होता है तो वहां पे भी उसका इम्पैक्ट भी हम सबको भुगतना पड़ता है, हालांकि हमारा उससे दूर दूर तक भी बेशक कोई ताल्लुक ना हो। अभी आपको क्या चीज ऐसी नजर आ रही, क्योंकि इजराइल कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, देखेंगे कि हमने इस चीज का बदला कैसे और कब लेना है। ईरान ने कहा जी हमने कर दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं, हम बस सकून है, बस खामोशी, हम कुछ नहीं आगे करेंगे, हमारा ऑपरेशन तो हमने कर दिया। यानी शायद इसलिए वो मैसेज देना चाहता कि भाई आगे इसको ना बढ़ाओ। लेकिन इसराइल क्योंकि ताकत रखता है, ये हमें बात माननी पड़ेगी। मैंने कहा जो मर्जी कह दें, हम मुस्लिम कंट्रीज को ये बात पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन एक चीज है, और इसराइल मुझे तो लगता है कि शायद वो अमेरिका की भी नहीं सुनता, वो अपनी मर्जी करता। नहीं, अमेरिका की मर्जी वो इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि अमेरिका ने उनको कहा हम अनफेटर्ड सपोर्ट देंगे। तो ये जो इजराइल कर रहा है सब अमेरिका ही कर रहा है। मैं इसको नहीं मानता इजराइल इतना ताकतवर है कि अपने दम पे कर ले, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट है। और यहूदियों के लिए तो देखिए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, तो एक सॉफ्टवेयर तो रहना चाहिए मेरे ख्याल से यहूदियों के प्रति, बिकॉज़ दे हैव सफर्ड अ लॉट। बट ये कह देना कि बिना अमेरिका, हालांकि उन्होंने 1947 का वॉर अपने दम पे जीता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें यूरोपियन कंट्रीज का जो सपोर्ट है, अनवेवरिंग सपोर्ट है, वो जो कर रहे हैं उसमें काफी रोल है, क्योंकि वेपन की सप्लाई इनको जिसे कह लीजिए अनइंटरप्टेड मिली है। आप वेपन कहाँ से इतने बना लोगे? जो अमेरिका ने वेपन भिजवाए, पैसे भिजवाए और भी चीजें भिजवा रहे हैं, तो ये कहना तो मुश्किल है कि कोई सपोर्ट नहीं है या अकेले अपने दम पे कर रहे हैं। हाँ, मगर यहूदियों के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि अरब वर्ल्ड का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, मैं आपसे दिल की बात कहूं, मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देखता हूं आने वाले 10 सालों में।
क्योंकि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, एवरी आइडियोलॉजी हैज अ शेल्फ लाइफ, कल्चर्स की शेल्फ लाइफ नहीं होती, कल्चर जी। सतत चलता है। जैसे कल्चर का मतलब है जो खाना आपके जबान पे लगा वही खाने का जबान आपके बच्चे पे लगेगा, वही जबान का टेस्ट उसके भी बच्चे पे लगेगा, वो नहीं इंटरप्ट होता। राइट। लेकिन अगर कोई आइडियोलॉजी बीच में आ जाए तो वो अपना फिर जो है ना ह्यूमैनिटी के नीड के हिसाब से कोई बड़ा उसमें रिफॉर्मर आता है, उसको रिफॉर्म करता है और समाज फिर से उसी रास्ते पे जी। चला जाता है। तो राइट। मैं बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए सुकून में हूं कि मोहम्मद बिन जायद साहब हों, अल नहयान साहब हों, या दुबई के जो रूलर हैं वो हों, या MBS साहब हों, ये प्रोग्रेसिव लोग हैं, इनमें नफरतें नहीं हैं, ये एम्ब्रेसिंग लोग हैं, ह्यूमैनिटी को प्यार करने वाले लोग हैं। क्योंकि आप देख लें दुबई में इंडियंस ने अपनी फॉर्च्यून्स बनाई हैं, बड़े बड़े पोजीशंस पे गए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस को किए हैं, वो सारे हिंदू थे, उनसे नहीं कहा गया कन्वर्ट हो जाओ, बिल्कुल। या अगर आपने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर को खड़ा किया तो आप अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता आप नहीं खड़ा कर पाते। तो अरब वर्ल्ड का इस्लाम और जो साउथ एशिया का इस्लाम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का इस्लाम है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, ये समझना ओके। पड़ेगा लोगों को। ठीक। वो कल्चरल हैं, हम लोग कन्वर्टेड वाले लोग हैं। तो दैट इज द ओके। प्रॉब्लम। अरब्स हैव अ वेरी वेरी गुड फ्यूचर, और 20 साल में अरबों ने चेंज कर ठीक। देना है द वे दे लुक एट पीपल लुक एट इस्लाम। ओके, दैट्स रियली गुड। और बस अगर इस तरह की चीज़ें जो इज़राइल और अभी ईरान के दरमियान या बाकी फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो कुछ हो रहा है, अगर ये नॉर्मल सी आ जाती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पहले भी बहुत तेज़ तरक्की कर रहे थे, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, यूएई हो, कतर हो, या बाकी कंट्रीज़ हो। लेकिन अगर ये स्टेबिलिटी भी हो, पीस हो, तो इसका इम्पैक्ट एक तो उस रीजन के ऊपर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसका असर हमारे तक भी पहुँचता है। हमारे तक से मतलब ये वाला रीजन जो एशिया का है। खैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।